एक देश एक विधान की मांग भारतीय जनता पार्टी कई दशकों से करती आ रही है। अब उसकी एक सरकार यानी उत्तराखंड की सरकार ने मंगलवार को यूसीसी विधेयक पेश कर दिया है। इस विधेयक से हिंदू पर्सनल लॉ पर क्या असर पड़ेगा और हिंदुओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये अभी तक इस कानून यूसीसी कानून की मांग करने वाले अभी तक बताने में नाकाम रहे हैं। नमस्कार, ये हिंदी हेडलाइन है। आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन। मैं सुभाष राज। एक देश एक विधान की मांग से हिंदुओं पर क्या असर पड़ेगा, ये तब बताया जा सकता है जब हमें पता हो कि कैसा कानून आने वाला है। किसी प्रस्तावित विधेयक पर जब आप चर्चा करते हैं तो तस्वीर साफ नहीं हो पाती है। यूसीसी कानून का सीधा सीधा असर मुस्लिम पर्सनल लॉ से ज्यादा हिंदू पर्सनल लॉ पर पड़ेगा, क्योंकि हिंदू पर्सनल लॉ में कई संशोधनों के बाद हिंदू कानून के तहत 2005 में बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में हक दे दिया गया है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटियों को पैतृक संपत्ति में कोई हक नहीं है। लेकिन क्या हिंदू पर्सनल लॉ को समान नागरिक संहिता के लिए मानक माना जा सकता है? हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति से तभी तलाक लिया जा सकता है जब आपकी शादी में कोई दिक्कत हो। बिना दिक्कत वाली शादी से बाहर निकलने का अभी कोई प्रावधान नहीं। या तो आपसी सहमति हो या फिर आप कोई समस्या दिखाइए। मजबूरन लोग झूठे आरोप लगाकर तलाक लेते हैं। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिक्कत वाली शादी से बाहर निकलने का प्रावधान हिंदू पर्सनल लॉ के मुकाबले काफी आसान है। वैसे भी यूसीसी आने से हिंदू अविभाजित परिवार HUF खत्म हो जाएगा। इससे देश को हर साल कई हजार करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा। हिंदू पर्सनल लॉ के मुताबिक एक परिवार के सदस्य HUF यानी अविभाजित हिंदू परिवार बना सकते हैं। आयकर अधिनियम में HUF को एक अलग इकाई मानकर उसे इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। इसके अलावा HUF में बेटियां परिवार की संपत्ति में हिस्सा रखती हैं, उन्हें टैक्स देनदारियों में कुछ छूट मिलती है। लेकिन नए कानून में क्या होने वाला है, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं। सबसे बड़ी समस्या दक्षिण भारत में आ सकती है, क्योंकि दक्षिण भारत में रिश्तेदारों के बीच शादियां हो सकती हैं, लेकिन यूसीसी इन सभी रिवाजों को खत्म कर देगा। पर्सनल लॉ की चर्चा जब भी छिड़ती है तो बहस हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर होती है, लेकिन यूसीसी लागू हुआ तो आदिवासियों को भी बड़े कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। यूसीसी लागू होगा तो आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का क्या होगा? आदिवासियों के नियम रूढ़ि परंपरा के हिसाब से सदियों से चल रहे हैं, वो उसी से चलते हैं। अब समान नागरिक संहिता लागू होने पर आदिवासियों की रूढ़ि परंपरा का क्या होगा, ये सवाल मुंह बाएं खड़ा है। इसी सवाल से जूझ रहे झारखंड के 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि वो विधि आयोग के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विचार को वापस लेने की मांग रखेंगे। आदिवासी संगठनों का मानना है कि यूसीसी की वजह से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे 2 आदिवासी कानून प्रभावित होंगे। ये दोनों कानून आदिवासियों की जमीन को सुरक्षा देते हैं। पारंपरिक कानूनों के तहत महिलाओं को शादी के बाद माता पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार आदिवासियों में नहीं है। आदिवासियों के बीच तलाक और शादी को लेकर जो पारंपरिक कानून प्रचलित हैं, इसमें यह नहीं बताया कि उनकी जमीनों पर इसका क्या असर पड़ेगा, उनकी संपत्ति का क्या होगा। कुछ लोगों की अपनी नहीं बल्कि सामुदायिक संपत्ति है, तो उस स्थिति में क्या होगा।
आपको बता दें कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 86.46%, मेघालय में 86.15% और त्रिपुरा में 31.76% आबादी अनुसूचित जनजाति की यानी कि आदिवासियों की है। ये आंकड़े पूर्वोत्तर के इन राज्यों में आदिवासी आबादी की अहमियत को दिखाते हैं। झारखंड से पहले मेघालय में भी आदिवासी परिषद यूसीसी कानून को लागू करने के विरोध में प्रस्ताव पारित कर चुकी है। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव को पेश करते हुए खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने माना है कि यूसीसी से खासी समुदाय के रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, विरासत, शादी और धार्मिक मामलों से जुड़ी आजादी पर असर पड़ेगा। खासी समुदाय मात्र सत्तात्मक नियमों पर चलता है। इस समुदाय में परिवार की सबसे छोटी बेटी को संपत्ति का संरक्षक माना जाता है और बच्चों के नाम के साथ मां का उपनाम लगता है। इस समुदाय को छठी अनुसूची में विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल और नागालैंड ट्राइबल काउंसिल ने भी यूसीसी को लेकर चिंता जताई है। वे मानते हैं कि यूसीसी लागू होने से अल्पसंख्यकों के अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का हनन भी होगा। यूसीसी न केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी और अन्य छोटे अल्पसंख्यक वर्ग भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। ये लागू होते ही इन सब जातियों और संप्रदायों में एक अलग तरह का तूफान उठ खड़ा होने की आशंका है। विवाह पुरुष और महिला के बीच ही हो सकता है। शादी और तलाक को लेकर भी इस विधेयक में विस्तार से बहुत कुछ कहा गया है। उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी पेश किया है उसमें उन्होंने प्रावधान किया है कि विवाह के समय प्रस्ताव किया है कि विवाह के समय वर की कोई जीवित पत्नी न हो और न वधू का कोई जीवित पति हो। विवाह के समय पुरुष की 21 वर्ष और स्त्री की 18 वर्ष की आयु हो। अलग अलग धर्म के लोग अपनी अपनी धार्मिक प्रक्रिया से विवाह कर सकते हैं। किसी भी धार्मिक प्रक्रिया से विवाह के बावजूद विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा, लेकिन विवाह का पंजीकरण न कराने की स्थिति में यह अवैध घोषित नहीं होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।